बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहां पे आज जब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सुपर 8 का मैच खेला गया और इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने कामयाबी हासिल की और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई। इस मैच में क्या हुआ, एक नज़र डालेंगे मैच की समरी पे कि जहाँ पे एक दफ़ा फिर साहबजादा फरहान ने पाकिस्तान के लिए एक अच्छी नॉक खेली और पाकिस्तान को एक अच्छे डिसेंट स्कोर तक ले जाने में किसी हद तक वो कामयाब हुए। साहबजादा फरहान 63 रन बनाने में कामयाब हुए। फ़खर ने 25 रन की इनिंग खेली, 25 रन बाबर की जानिब से भी सामने आए। पाकिस्तान ने 164 रन स्कोर किए 9 विकेटों के नुकसान पे। डॉसन ने 3 विकेटें हासिल की, ओवल्टन 2 विकेटों के साथ और आर्चर 2 विकेटों के साथ नुमाया रहे। जवाब में इंग्लैंड ने मतलूबा टारगेट 5 गेंदें कबल हासिल किया, 166 रन स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पे। ब्रुक ने कैप्टन नॉक खेलते हुए 100 स्कोर किए। इसके अलावा विल जैक्स 28 रन बना सके और इस तरह पाकिस्तान ने शाहीन की 4 विकेटों के बावजूद जो है वो इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त से बाज नहीं रख सके और 2 विकेटों से फतह इंग्लैंड के न सिर्फ हिस्से में आई बल्कि साथ साथ उन्होंने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। आज के शो में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पे जा रही है। जब दूसरी टीमें 180 प्लस के टारगेट तक पहुंचती हैं तो हम क्यों 150 160 की टीम बनकर रह गए हैं और क्या हम पे ये लाजिम मलजूम है कि जिस तरह हांडी में नमक ज़रूरी है इस तरह पाकिस्तान की टीम में क्या बाबर आजम ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बाबर आजम के बगैर क्या पाकिस्तान की T20 की हांडी जो है क्या ये फीकी रहेगी या इनको नज़र के तौर पे या किसी और वजह से जो है वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है ये है कि इनको होना ही होना है पाकिस्तान के 11 रुकनी स्क्वाड में। आज आपने फ़खर को खिलाया, फ़खर ने परफॉर्म किया, इससे पहले नाफे को खिलाया, उसने अपने ग्लिम्सेस को शो किया, लेकिन कोई भी बाहर बैठ सकता है, बाबर आजम बाहर नहीं बैठ सकते हैं। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का तालीक कहा जा सकता है, इस जो है इस ग्रुप का सरखेल कहा जा सकता है और एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत है कि जिनको देख के बहुत सारे लोगों ने भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म शुरू की और एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं और ना सिर्फ अपने कलम के ज़रिए बल्कि अपनी गुफ्तगू के ज़रिए भी पाकिस्तान क्रिकेट की खाबियों और साथ साथ खूबियों पर भी जो है वो अपने ख्यालात देते रहते हैं, अपने जो है मौक़िफ़ देते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। और जहाँ एक तरफ एक्सपीरियंस वहीं पे साथ साथ यूथ का भी ब्लेंड है और मेरे साथ जो एक दूसरी शख्सियत मौजूद है मेरे स्टूडियो में एफएम इस जो स्पोर्ट्स के शोज़ होते हैं उसकी बड़ी मशहूर मकबूल आरजे हैं और स्पोर्ट्स के शोज़ कंडक्ट करती है। साथ साथ इनका अपना जो यूट्यूब चैनल है बड़ी कामयाबी के साथ न सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत की मनाजिल भी तय कर रहा है और हमारी कोशिश होती है कि अपने से प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है नए लोगों को सामने लाएँ और बड़ी खुशी होती है जब इन जैसी शख्सियात को हम देखते हैं कि जी स्पोर्ट्स के तवज्जुह से न सिर्फ इन्होंने बहुत ही कम अरसे में न सिर्फ अपना नाम बनाया बल्कि मुकाम भी बनाया। एनु ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं, एनु को भी शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एन, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वैसे तो एक ये दुखी दिन है पाकिस्तानी फैंस के लिए, लेकिन फिर भी इतना अच्छा तारुफ करवाया आपने, शुक्रिया। बिल्कुल सही है और दुखी दिन है इसलिए आपको, क्योंकि कहते हैं ना ख़वातीन ज़्यादा रोती हैं, ज़्यादा बैन करती हैं, इसलिए आज आपको हमने बुलाया है कि हमें बहुत ज़्यादा इधर बैन करने की ज़रूरत है। लेकिन भट्टी साहब, ऑन अ लाइटर नोट, ये तो हमने खैर इनसे बात की, लेकिन पाकिस्तान टीम का आपको प्रॉब्लम नज़र क्या आ रहा है? आज अच्छा टॉस पाकिस्तान ने जीता, 6 ओवर में आप 46 रन करते हैं, फिर उसके बाद आपकी 2 विकेटें गिर जाती हैं, 6 में 46 करते हैं, 2 विकेटें गिर जाती हैं, फिर आते हैं किंग बाबर। उसके बाद अगले 4 ओवर में हम सिर्फ जो है वो 24 रन बनाते हैं, 10 ओवर में हम 70 के मजमूए तक पहुंचते हैं और वहीं से मैच हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है। क्या सोच क्या पाकिस्तान टीम की? देखिए अली, जब आप किसी भी शख्स को पाकिस्तान टीम के लिए नागुज़ीर बना देंगे तो फिर तो इस तरह के ज़ख्म हमें माजी में भी लगते रहे, आज भी लगा है और आइंदा भी लगते रहेंगे। देखिए बाबर आजम का कसूर नहीं है, बाबर आजम ने तो नहीं कहा मुझे खिलाएं। जो लोग बाबर आजम को बार बार मौका दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा फॉर्मर क्रिकेटर हो, चले हमें तो वो कह देंगे भाई आपने कितनी क्रिकेट खेली है, कोई भी ऐसा फॉर्मर क्रिकेटर नहीं है जो कह रहा है कि बाबर आजम को आप चौथे नंबर पे खिलाएं। हर बंदा कह रहा है कि बाबर आजम की इस टीम में जगह नहीं बनती, अगर बनती है तो फिर उस इनिंग्स ओपन करवाएं। लेकिन माइक हैसन, सलमान अली आगा मेरा ख्याल में अकले कुल है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की कश्ती को आज डिबो दिया। लेकिन जहां हम बाबर आजम की सुस्त बैटिंग देखें ना, हैरी ब्रूक ने 100 रन किए तकरीबन 50 गेंदों पर। इस ब्रांड की क्रिकेट अब पाकिस्तान में कोई नहीं खेल रहा। आज नासिर हुसैन को मैंने सुना, वसीम अकरम को सुना, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की इस टीम में फ़खर जमान कैसे ड्रॉप हो सकते हैं। आप देखें पिछले 4 ग्रुप मैचेस में फ़खर जमान को बाहर बिठाया गया, तो मतलब ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट से खिलवाड़ कर रहे हैं ना,
कि जो आपके इस फॉर्मेट के बेहतरीन बैट्समैन हैं, और ये कहाँ पर लिखा है कि साइम अयूब को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर साइम अयूब अंडर परफॉर्म कर रहा है, जब तक देखिए प्लेयर्स को आप झटके नहीं देंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट को झटके लगेंगे। लिहाजा साइम अयूब 12-14 रन वाला हमें साइम अयूब नहीं चाहिए ना, आज तो उसकी बॉलिंग भी नहीं चली। तो मेरे ख्याल में गलत सिलेक्शन, गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट को ये दिन देखना पड़ा। मेरे हिसाब से 15 से 20 रन हमने आज कम बनाए। फिर जब हमारी बॉलिंग आई तो वो तो ठीक है, आखिर में नवाज ने 2 विकेटें ले ली, लेकिन हैरी ब्रूक को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह उन्होंने उस्मान तारिक को खिलाया। और जब अली सिलेक्शन की बात कर रहे थे, सॉरी मैं एक नाम भूल गया, पाकिस्तान की इस टीम में अबरार अहमद ड्रॉप ही नहीं होते। जिस तरह फ़खर को ड्रॉप किया गया, अबरार अहमद को भी हमने बिठा दिया ना। दुनिया का नंबर 2 आईसीसी रैंकिंग में स्पिनर है, बॉलर है, बल्कि स्पिनर नहीं, अबरार अहमद, उनको हमने बिठा दिया। इंग्लिश टीम जो है इसको अगर हम हरा सकते थे तो स्पिनर्स पे हरा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलत प्लानिंग की वजह से अब पाकिस्तान का मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल सफ़र है। रमज़ान का महीना है, कौम दुआएं कर रही है, लेकिन बार बार दुआएं भी नहीं चलती ना। तो अब मेरे ख्याल दवा की ज़रूरत है। अब ये मर्ज़ ऐसा मर्ज़ हो गया है जिसमें कोई ऐसी दवा दी जाए, ऐसी एंटीबायोटिक दी जाए, जिस तरह पिछली बार मोहसिन साहब कह रहे थे कि सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी की आज भी ज़रूरत है, 2024 में भी ज़रूरत है, लेकिन सर्जरी नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सर्जरी की जा रही है। बिल्कुल सही, पाकिस्तान की टीम के साथ सर्जरी की जा रही है। मुझे तो तकरीबन इस फील्ड के अंदर, स्पोर्ट्स मीडिया के अंदर 26-27 साल हो गए हैं, तकरीबन 35 से 40 साल भट्टी साहब को भी हो गए होंगे। मैं तो मुसलसल अपने पूरे के कैरियर में यही देखता आया हूँ कि रमज़ान में एक टूर्नामेंट हो या कभी भी टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान की टीम हमेशा डिपेंडेंट होती है दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस से। और जो ख़वातीन हैं उनके सरों पर दुपट्टे आ जाते हैं, बुज़ुर्गों के हाथों में सरों पर जो टोपियाँ आ जाती हैं, नौजवानों के हाथों में तस्बीयाँ आ जाती हैं। इसी सहारे जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो अगले मरहले तक पहुँचती नज़र आती है। लेकिन जिस तरह भी भट्टी साहब ने कहा कि सलमान आगा हुए हैं या माइक हैसन हुए या अक्ल कुल हैं, तो ये इतने ज्ञानचंद क्यों बने हुए इतने कि ये सब सही हैं, कि ये इतने ज्ञानी हैं कि ये सही हैं, बाकी सब लोग गलत हैं, कि बस कि बाबर को भी खिलाना लाजमी है, आपको साइम अयूब को भी खिलाना लाजमी है, जब भी गुलिस्तान को जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, अबरार को हमेशा से तब्दीली के नाम पे बिठा दिया जाता है। लगता है कि आपको कि इंसान अकल किसी के पास नहीं है? आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली भट्टी साहब ने, आपने, कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बिल्कुल कुदरत के निज़ाम पे चल रही है। अब हम पाकिस्तानी फैंस को आदत हो गई है कि एक हाथ में हमारे हो तस्बीह और दूसरे हाथ में हो कैलकुलेटर, और बस हम जो है ना वो मतलब वो देखते रहें कि किस तरह टीम पाकिस्तान आगे पहुँच सकती है। और जहाँ तक आपने बात की इबरार की, तो मेरे ख्याल से इबरार अहमद जो है ना वो पाकिस्तान के कुलदीप यादव हैं, कि जिस तरह इंडिया ने कुलदीप यादव को नहीं खिलाना, इसी तरह हमने अपना जो बेहतरीन स्पिनर है, प्रॉपर स्पिनर है, उसको छोड़ के हम ऑलराउंडर्स पे गए में हैं। मतलब वो होता है ना, आधा वो जो थोड़ी सी बैटिंग कर ले, थोड़ी सी बॉलिंग। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप देखें, नवाज को आपने खिलाया, आज उसने विकेटें ली, लेकिन वो डक पे आउट भी तो हो गया ना। सो क्या फ़ायदा ऐसे ऑलराउंडर को खिलाने का? आप प्रॉपर एक बॉलर क्यों नहीं? और जहाँ तक बाबर आजम की बात कर रही है, मैं भट्टी साहब से अग्री करूंगी कि ही इज़ नॉट द पर्सन जो कि बैट लेके खुद आ गया था मैदान के अंदर कि मुझे तो खेलना ही खेलना है। आप खुद उसको लेके आए हैं। सो ही इज़ नॉट द कल्प्रिट। वो लोग हैं जिम्मेदार इसके जो कि उसको लेके आए हैं। और पाकिस्तान मैच सिर्फ बाबर आजम की वजह से नहीं हारा है। बाबर आजम बिल्कुल फेल हो रहे हैं T20 के अंदर, लेकिन बाबर आजम ने साइम अयूब को अकल से और सेंसिबिलिटी से खेलने से मना नहीं किया है। बाबर आजम ने साहबजादा फरहान को थोड़ा सा ज़रा क्विक और एक अच्छी स्मूदी नहीं खेलने से मना नहीं किया। बाबर आजम ने आगा सलमान जो हमारे कैप्टन हैं उनको भी नहीं खेलने से मना किया। वो तो 1 डाउन पे आ रहे हैं, अपने फेवरेट नंबर के ऊपर आ रहे हैं। सो तब भी हम मुसलसल फेल हो रहे हैं। सो एज ए टीम फेल हो रहे हैं क्योंकि हम गलत फैसले कर रहे हैं। मना नहीं किया है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी के मना नहीं करते हैं, लेकिन जो है तो वो कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख के, उनका बल्ला इतना खामोश हो जाता है कि सामने वाला वैसे ही रिलैक्स हो जाता है कि जी अब तो सारा रन रेट जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल जनाब, बाबर आजम की अब बात कर रहे हो, बाबर आजम की क्रिकेट में एक्साइटमेंट हो ना हो, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जनाब सुपर 8 में इस ग्रुप में क्या पोजीशन हो गई है इंग्लैंड के दोनों मैचेस जीतने के बाद। आपको इस पॉइंट्स टेबल पे दिखाते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है और पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या हो चुकी है। भट्टी साहब, ये इस वक्त आपके सामने इस वक्त सुपर 8 का ग्रुप 2 है, जहाँ पे इंग्लैंड 4 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का 1-1 पॉइंट है क्योंकि बारिश हो गई थी। और अब पाकिस्तान का जो श्रीलंका से मैच है वो मस्ट विन मैच बन चुका है कि पाकिस्तान को इस मैच में जो है वो कामयाबी हासिल करनी है। बिल्कुल मस्ट विन मैच है, लेकिन
कल न्यूजीलैंड को पहले हारना है श्रीलंका से, वही फिर उस पे आ रहा न्यूजीलैंड हूं। को हारना है इंग्लैंड से। हाँ न्यूजीलैंड अपने 2 मैच हारे, फिर पाकिस्तान आखिरी मैच श्रीलंका से जीते, सैटरडे तब को जाए। पाकिस्तान क्वालिफाई कर। ऑब्वियसली वे इस पे ही आ रहा था कि पाकिस्तान का मस्ट विन मैच इस लिहाज से बन गया क्योंकि अब हम जिस तरह प्रोग्राम के इब्तिदा में भी कहा कि बड़ा डिपेंडेंट हो गया पाकिस्तान दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस के हवाले से। लेकिन ये जो रन रेट भी अगर आप देखें तो ये रन रेट भी जो है वो थोड़ा सा मैटर करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये राउंड के उस मैचेस हैं, हर टीम को दूसरी टीम के साथ खेलना है, तो रन रेट कितना मैटर करेगा और पाकिस्तान के लिए कितनी जो है वो स्मूथ से लेंगे और कितना डिफिकल्ट ये पाथवे हो गया है पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो अली मुश्किल है, इसलिए कि श्रीलंका की होम टीमें अपनी कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलती है और उनके 1-2 बैट्समैन निशानका वगैरह जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग फॉर्म में हैं। आज मुझे वो वसीम अकरम के अल्फाज सुन के अफसोस भी हुआ। वसीम अकरम से ड्यूरिंग कमेंट्री कोई पूछ रहा था तो उसने कहा कि भाई प्यासा जो है वो कुएं के पास आता है। उसने कहा मैं तो अक्सर ट्रैवल करता हूँ कमेंट्री के लिए, मुझसे कोई पाकिस्तान का ना प्लेयर पूछता है ना पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में कोई पूछने की कोशिश करता है। तो हमारे इतने बड़े ग्रेड्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इन लड़कों को आप देखें ना, इनके कितने दिमाग ख़राब हैं कि सीनियर से पूछने की कोशिश ही नहीं करते। तो आज हाल देखें ना, पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है। माइक हैसन पाकिस्तान टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह चला रहे। मैं एक और टीवी बल्कि नेशनल टीवी पे सुन रहा था कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स को, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये माइक हैसन की टीम है। तो माइक हैसन को चाहिए कि भाई ये ना न्यूजीलैंड स्टाइल में टीम चलेगी ना इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टाइल में चलेगी। अगर इसको आपने चलाना है तो फिर सख्त फैसले करने, और अब वक्त आ गया है कि अगर आपने गलती की है तो आप गलती का एतराफ़ करें। अदरवाइज मोहसिन नकवी साहब, फिर आप 2024 में तो कहकर सर्जरी ना कर सके, इस बार आपको करना पड़ेगी। बिल्कुल सही करना पड़ेगा। और जहां भट्टी साहब वसीम अकरम की बात कर रहे थे तो वसीम अकरम ने एक और भी स्टेटमेंट दिया उसमें, और वसीम अकरम ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही है कि 3 दिन का गैप था, 3 दिन के गैप में भी मेरे पास कोई पूछने के लिए नहीं आया। तो इतने बड़े बड़े लेजेंड हैं, वकार हुसैन, वसीम अकरम हैं, रमीज़ राजा हैं, कमेंट्री में होते हैं। इनफैक्ट आमिर सुहेल भी कमेंट्री में कभी कभी हिस्सा होते हैं कमेंट्री टीम का। क्या लगता है आपको कि हमारे प्लेयर्स के अंदर मैं बहुत है, या आपको याद होगा एक दफा पहले भी जुनैद खान चले गए थे एलन डोनाल्ड के पास पूछने के लिए, तो काफी उनको बातें सुनाई गई थी कि आप डोनाल्ड के पास पूछने के लिए क्यों गए, ये तो हमारे अपने प्लेयर हैं, इनसे पूछने में भी कोई कबात है? अली सलमान, अगर आपको याद हो, एक बार अजहरुद्दीन से जब रन नहीं हो रहे थे और वो पाकिस्तान आए, हाँ। तो जहीर अब्बास से पूछ रहे उनके घर चले गए, सचिन तेंदुलकर हनीफ मोहम्मद के पास चले गए। तो मतलब इवन यूनुस खान अजहरुद्दीन के पास गए। जी हाँ, तो मतलब हमारे प्लेयर, मुझे आज भी याद है जब हम 2023 के वर्ल्ड कप से बाहर हुए, मैं भारत से पाकिस्तान आया तो जावेद मियांदाद साहब से बात हो रही थी। जावेद भाई ने मुझे कहा यार बाबर आजम की बैटिंग में जो गलतियां, किसी दिन मेरे पास बाबर को लेकर मैं उसको समझाऊं कि वो कहाँ गलती कर रहा है। मैंने कहा जावेद भाई, आप लोग जो थे, आप लोग इज्जत देते थे जर्नलिस्टों को भी, फ्रेंडली माहौल में आपने क्रिकेट खेली, काम किया। ये वो क्रिकेटर नहीं है, वो जानते हैं हम लोगों को, लेकिन किसी को खातिर में नहीं लाते। आज के दौर में पैसा इतना है, सोशल मीडिया ने उनका दिमाग ख़राब किया हुआ है। अब आप देखें ना, कभी ऐसा हुआ है कि शेफ़ भी पाकिस्तान टीम के साथ भेज दिया गया है। भाई अगर पाकिस्तानी खाना खाने के लिए शेफ़ को भेजा गया है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान टीम की फिटनेस का। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट का देखें, अल्लाह करे, एज ए पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल जाए। लेकिन इस टीम का जो हाल है, जिस तरह ये नीदरलैंड से जीती, जिस तरह इंडिया से आ रही और आज इंग्लैंड से आ रही, मुझे तो अब बहुत कम उम्मीदें हैं इस टीम से। ठीक है, एंड क्विकली मुझे बताएंगे आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखें, मैं काफ़ी हद तक आप लोगों से एग्री करूंगी, लेकिन बात यह है कि वकार यूनुस हो गए, वो टीम के साथ कितनी दफ़ा कोचिंग कर चुके हैं। अभी वसीम अकरम है, वो कराची किंग्स के साथ एसोसिएट रह चुके हैं। इसके अलावा मिसबाह उल हक हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, अपने वक्त के बेहतरीन स्पिनर हैं सकलैन मुश्ताक हैं, इंज़माम उल हक है। ये सारे टीम के साथ किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी वक्त में रहे हैं। लेकिन इनके होते हुए हमारी टीम में जब मतलब इनका काम ही मशवरे देना था, टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना था, तो तब टीम ने क्या कर लिया था जो कि अब इनके 5-5 या 10-10 मिनट के मशवरों से कुछ हो जाएगा। सो क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर। और चले, आप कुछ कह नहीं कहें, लेकिन मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया जो इतना बोलते हैं, मुसलसल बोलते हैं, चीख चीख के बोलते हैं, घंटे बजा रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम के कान पे जू नहीं रेंग रही। मुझे ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे हमारे बहुत ही अपने कमरजा एफवी साहब ने। शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एफवी भाई। वालेकुम अली सलमान और माजिद भट्टी साहब को और इनको दोनों को सलाम। आपको मिस कर रहे हैं स्टूडियो में।
क्या लग रहा है, घंटे बजा रहे हैं वहां पर आप? अली, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अब सेमीफाइनल से कोसों दूर चला गया। बल्कि मैं तो यूं बोलूंगा कि जो दीमक पाकिस्तान की क्रिकेट में 2020 में रनीत राजा की जब चेयरमैन थे, उन्होंने जब पाकिस्तान का इसको कप्तान बनाया, वहीं से ये बदनुमा दास बन के निकला। सलमान अली आगा जो कि कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसको ये बोझ उसके कंधे पे डाल दिया। पाकिस्तान के स्क्वाड का जो बदनुमा दाग बन के आज की कॉम्बिनेशन भी जो ना बन सकी। आज आप एक बॉलर शॉट थे, बैटिंग में आप इसको बिठा नहीं सकते थे। साला 25 बॉले 24 रन सरकारी रन करके अपने ये गया। पाकिस्तान 180 से कम रन जो भी करता, पाकिस्तान ये मैच हार जाता। एक खिलाड़ी जिसका नाम हैरी ब्रूक था, अबे ये 4 भी खेल रहे हैं, बेंटन वहां खेल रहा है, बुरूक वहां खेल रहा है, बटलर वहां खेल रहा है, पीतल वहां खेल रहा है, 3 भी बच गए। एक हमारा भी बदरुमा दास साला ब्रूक की तरह ना खेल सका। आज हैरी ब्रूक जिस पोजीशन में खेलने आया था, पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए साले ने कुछ नहीं करके दिया। पाकिस्तान की किस्मत से खेल गया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल गया। और इसमें कसूरवार सलमान अली आगा, खास तौर पे स्टैंड पेपर वाला आपका माइक हेटर, और ये बाबर आजम है। ये जब जिस इवेंट में गया पाकिस्तान के लिए नाकामी लेकर आया, जिसकी प्लेइंग 11 में गया पाकिस्तान हार गई, जिसकी कप्तानी में खेला पाकिस्तान कहीं खड़ा नहीं हो पाया। इसको वही कैंडी में दफना के आओ मेरे घंटे के किंग को, क्योंकि पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कीस ठोक के हैरी ब्रूक आज आदेशी की कैसी करके चला गया। मुझे एक बात बताइए कि जो पूरे इवेंट में इंग्लैंड के लिए काम ना आया हो कप्तान, आज वो खड़ा हुआ, जिस पोजीशन में वो आया था इसी पोजीशन में बाबर आजम आए थे। इससे पहले इंडिया वाले मैच में भी बाबर आजम इसी पोजीशन में आए थे, जहाँ से टीम को कमजोर सहारा बन के बजाय ये सहारा देता। इसमें आज सहारे पाकिस्तानी फैंस ने छीन लिए। सलमान अली आगा जो एक कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए कदम उनके थे, उनके कदमों को भी आज रुकावट बन के खड़ा हो गया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को, अबरार को आज बाबर आजम को बिठा के खिलाना चाहिए था। ये एक गलत फैसला यकीनन पाकिस्तान की टीम को ले डूबा। ठीक है, लेकिन इफ़ी भाई, हैरी ब्रूक को आज जिस शेप में हैरी ब्रूक हैं, इनको हैरी ब्रूक बनाने में पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पेशावर ज़ल्मी से खेलते रहे, ये बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी से खेल के हैरी ब्रूक जैसे नहीं बन सके, साइम अय्यूब पेशावर ज़ल्मी से खेल के हैरी ब्रूक नहीं बन सके। वो आते हैं, वो यहां पर आके पाकिस्तान सुपर लीग से कोई जो है वो डेविड वीजे बन जाता है लाहौर कलंदर के जरिए, कोई ज़ल्मी से जो है हैरी ब्रूक बन जाता है, कोई टीम डेविड बन जाता है मुल्तान सुल्तान से। ये हमारे प्लेयर और खास तौर से हमारे ये किंग जो है क्यों नहीं सीख पा रहे? अली, फॉर ग्रांटेड अगर आप लेंगे ना टीम की कॉम्बिनेशन को, तो फिर आपकी शिकस्त इसी तरह निकल कर आएगी। आज पूरा पाकिस्तान ये समझ चुका है कि सलमान अली आगा पे जो बदनुमा दाग बन के खेल गया ये दोस्ती यारी के अंदर, इसकी प्लेइंग 11 में जगह इस T20 वर्ल्ड कप में बनती नहीं थी, बल्कि स्क्वाड में नहीं बनती थी। आप जब छुपा के दूसरा ही आप अंदाजा लगाइए कि फदावासी का आलम देखिए सलमान अली आगा के 30वां ओवर सलमान का पिट गया तो शाहीन का अच्छा गया तो चौथा ओवर शाहीन तू करा ले, 5वां नवाज तू करा ले। अबे ये शादाब किस लिए तुमने पाल के रखा हुआ दामाद, साला ऐसी की तैसी मारू। ये तीनों ओवर अपने मुस्तकिल ही कराता है, इसको कोई गैप नहीं मिलता। उस्मान को गैप मिला, शाहीन को गैप मिला, नवाज को गैप मिला। बोले लेकिन आपको लगता है कि सलमान आगा को, सुने फिर भाई मुझे ब्रेक पे आना है, सलमान आगा को मुरीद इल्जाम आप ठहरा रहे हैं और हम सब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, लेकिन वो क्या करे? उसको शादाब को भी एडजस्ट करना है, उसको जो है वो बाबर को भी टीम के अंदर एडजस्ट करना है, उसको साइम अय्यूब को भी टीम के अंदर एडजस्ट करना है। तो एक कप्तान को तो एक ऐसी टीम दे दी गई है कि जो मतलब मेरिट पे टीम के अंदर ही नहीं है, शायद सिफारिश पे लोग हैं अंदर। अनिल नसीम क्या नारियल पानी पीने गया था, वो क्या नाफे का वहां पर क्या इनके बल्ले और इनके जूते उठाने के लिए गया था। अबरार से चाय बनवा रहे होते हैं कमरे में जाके। नंबर 2 है साला, वो क्या बैठने के लिए गया था। आज एक वो अहम मैच था, ये फाइनल से बड़ा मैच था पाकिस्तान की टीम के लिए। यार इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस मैच में आपने कम्प्रोमाइज किया, आप दूर हो गए T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से। ठीक है, इफ़ मेरे साथ ही रहेगा तो मुझे लेना है ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे मजीद बात भी करेंगे कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त चला हसन के जो है वो इसके जिम्मेदार हैं, मोहसिन नकवी साहब इसके जिम्मेदार हैं, सलमान आगा जिम्मेदार हैं, आकिब जावेद जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार कौन है इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सवाल रखा था कि जिम्मेदार कौन है। भट्टी साहब आपको कौन लगता है ये टीम चला कौन रहा है? पता ही नहीं चल रहा है, मलगूबा सा बना हुआ है। हसन जिम्मेदार हैं, आगा जिम्मेदार है, मोहसिन नकवी साहब तो चले हेल्म ऑफ अफेयर के इंचार्ज हैं, सारी जिम्मेदारी उन पर आती है, लेकिन हसन और आगा इन दोनों के बीच में ना एक बड़े अजीब सी खिचड़ी सी बनी हुई है। देखिए, सलमान अली आगा कप्तान ज़रूर हैं, लेकिन मेन शॉट्स जो है ना
वो माइक हैसन खेल रहे हैं, वो अपनी पसंद से पूरा सपोर्ट स्टाफ लेकर आए। अब आप मुझे ये बताइए कि हनीफ मलिक जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं, इंतहाई अदब के साथ मैं तो कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ, ना मैं उन्हें नाम सुना हुआ है, कस्टम से खेलते थे, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, लेकिन क्या वो बाबर आजम को बता सकेंगे कि तुम ये गलती कर रहे हो? फिर माइक हैसन बॉलिंग कोच अपना लेकर आए, ट्रेनर अपना लेकर आए, और बहुत से फॉरेनर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम के सपोर्ट स्टाफ में शामिल हैं। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने तो उनको उनकी मर्जी के मुताबिक टीम मैनेजमेंट दे दी। अब जब रिजल्ट नहीं दे रहे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। देखें, जब तक आप सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं लाएंगे, बाबर आजम इस फॉर्मेट में क्यों खेल रहे हैं? आप देखें ना, बड़े बड़े दुनिया के बैट्समैन जब वो समझते हैं कि हम इस फॉर्मेट में फिट नहीं है तो वो खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। लेकिन बाबर आजम ना खुद छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना बाबर आजम को जिन लोगों ने ड्रॉप करना है वो कोई फैसला करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में फिर तो मोहसिन नकवी साहब को इंटरवीन करना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी से। लेकिन जो भट्टी साहब को ये चीज इफी भाई नजर आ रही है, एन को नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है, पूरे अवाम को नजर आ रही है, 6 ओवर में हम 46 रन बनाते हैं पावर प्ले में, 2 विकेटें हमारी गिर जाती हैं, बाबर आजम साहब आते हैं, फिर 10 ओवर तक पहुंचते पहुंचते हमारे सिर्फ 70 रन होते हैं। यानी अगले 4 ओवर में खुद भी प्रेशर लिया, साहबजादा फरहान को भी प्रेशर दिया, और अगले 4 ओवर में से 24 रन बनते हैं। मैच वहीं से हमारे हाथ से स्लिप हो गया। विकेट में इसने 2 रन के 1 रन लिए, हैरी ग्रुप भागता हुआ नजर आया। एक तो ये अपने वजन लेके पूरा भाग नहीं पा रहा, सीधी सी कहानी है। सिंगल के बाद इसकी टांगे गर्म ठंडी हो जाती थी, ये दूसरे रन के लिए भागता नहीं था। साहबजादा फरहान सिर्फ इस मैच में प्रेशर नहीं है, साहबजादा फरहान को इससे पहले भी मैच में प्रेशर था, वो 2 सेंचुरियां मार चुका था। बात सीधी सी ये है कि अगर आप एक बैट्समैन के साथ पूरा वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है साहबजादा फरहान, तो फिर तो आप बॉलिंग पे चलते रहेंगे। आज भी अगर देखा जाए पाकिस्तान अपनी बैटिंग से आ रहा है भाई, बॉलिंग से नहीं आ रहा। वो तो ऑप्शन अगर आप अबरार को रखते तो आप शायद इसको डिफेंड कर जाते 164 को, मगर जब आपकी इतनी बड़ी बैटिंग जिसमें नवाज के बाद शाहीन 9वें नंबर पर आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपने रन बनाए कितने, 164 रन। बाबर आजम इंडिया के खिलाफ फेल है, बाबर आजम आज फेल है। अबे ये 12 ओवर के बाद बैटिंग नहीं कर सकता, पावर प्ले के अंदर आ जाए तो ये बैटिंग नहीं कर सकता, तो फिर ये किसकी सेटिंग में खेल रहा है भाई, किसके कट कमीशन पे खेल रहा है, किसके बच्चों के ऊपर खिलाया जा रहा है? पाकिस्तान ये पाकिस्तान के लिए 9वां 10वां इवेंट बाबर आजम खेल रहे थे, और ये ना तो ग्रुप लगे, ना ये डेविड मिलर बनते हुए नजर आए, ये बिल्कुल ही बेकारी में एक सेटिंग बनते हुए नजर आए। मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसके ऊपर मातम करना बेकार है। अब आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान का अब जो भी कोच आए या कप्तान आए भैया, उसके ऊपर इनकी सेटिंग न चले कि ये ना हो कि बाबर को बिठा के रिजवान को ले आए, शाहीन को बिठा के हारिस को ले आए। जब तक 6-8 नामों को एक मरतबा एन भी सवाल करना चाह रही हैं, एन भी आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं। एन जेफी भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप यहाँ पे बाबर आजम की बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या बाबर आजम जिम्मेदार है, साइम अयूब हैं, आगा सलमान है? क्या आपके ख्याल में आगा सलमान की जगह बनती है टीम के अंदर? आगा सलमान जो कि जिनका डेब्यू ही एज ए कैप्टन तब हुआ था जब उनका अपना T20 का डेब्यू था। सो ये हमारा सिस्टम है कि आगा सलमान T20 के प्लेयर जस्टिफाइड हैं? क्या सारा मलबा बाबर आजम पे डाल देना बिल्कुल ठीक है क्या आपके ख्याल में? क्विकली ब्रेक पे मुझे जाना है। हाँ, तो आपका जो रोना था एशिया कप पे, यही तो रोना था कि एंकर चाहिए, ऐसा चाहिए जो विकेट को मतलब बीच का गेम चला सके। अब इसके बीच के गेम के चक्करों में तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब आपको क्या लगता है कि अगर आप जिम्मेदार ठहराएंगे तो इसी को ठहराएंगे, क्योंकि 4 नंबर की वजह से आप नाटकों ना खिला सके, आप अपनी बैटिंग में तो पावर रिटर्न में डाल सके, तो वजह यही बनती है फखर 5 नंबर का खिलाड़ी है यार, लानत भी है 5 नंबर। ठीक है, ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक तो ये बताइएगा क्या पाकिस्तान बाहर होता नजर आ रहा है, इंडिया बाहर होता नजर आ रहा है? और भट्टी साहब का भी सवाल है, दोनों के जवाब एक साथ दे दीजिएगा। जी सर। इफी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब बाबर आजम मेरा ख्याल में आज अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल खेल गए, तो आप क्या तबसरा करेंगे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया, पाकिस्तान क्रिकेट को आज इस मकाम पे पहुंचा दिया, उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। बाबर आजम तो प्लेयर थे, उनको ड्रॉप कर देते, वो नहीं खेलते। सर मुझे तो ऐसा लगता है आपके आखिरी मैच खेल गए, अभी पाकिस्तान क्रिकेट के ढांचे में कुछ बोटियां बाकी हैं, पहले वो नोच लें, उसके बाद शायद आखिरी मैच होगा। जी सर। जेफी भाई। यार अली, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब
मसला ये है कि अब दीवार, अब लकीर पीटने का फायदा क्या है यार? जब ये जा रहा था, जब भी लोगों ने कहा था कि भैया ये कौन से दरवाजे से रन करके आया है, आपने जब इसको खिलाया तो ये 109 के स्ट्राइक रेट से खेला, फिर ये बीबीएल में गया, वहां से बेइज्जत होकर आया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको या नेशनल ड्यूटी के लिए रख लिया। मुझे एक बात बताएं, जब ये नेदरलैंड के खिलाफ बेकार है, यूएसए के खिलाफ बेकार है, नामीबिया के खिलाफ नहीं भेजते, बेकार है, इंडिया के खिलाफ ब्राइट चांस था वहां बेकार है, आज इंग्लैंड के खिलाफ चांस मिला वहां बेकार है, बारिश के मजे ये ले रहा है, शॉपिंग ये कर रहा है, खाना टाइम से ये खा रहा है, खरबूजे ये खा रहा है, चॉकलेटें ये फोड़ रहा है, नारियल पानी इसका चल रहा है, यार सारे काम चल रहे हैं सिवाय बैटिंग के यार, तो फिर हमने इसको रखा हुआ क्यों है? तो भट्टी साहब ने सवाल का जवाब तो दे, आखिरी मैच खेल गए, रखा है, आखिरी मैच खेल गए, भट्टी साहब का सवाल है। खिलाओ ना इसको यार, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा पूरी मैनेजमेंट की। अगर तुमने नाफे या अबरार को या नसीम को खिलाने की कोशिश की, नसीम उल्टा शेप करके रोज बैठा रहे, भैया खूबसूरत लग रहा है, अच्छा बैठा हुआ, मुझे वो ठीक है यार मेरे लिए। आपको ठीक है, थैंक यू सो मच रफी भाई, हमारे साथ मौजूद थे और रफी भाई के साथ हम गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से। और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की टीम का जो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ अपने कॉम्बिनेशन को पाकिस्तान की टीम सही कर ले तो पाकिस्तान की प्लेयर्स में कोई जो है सलाहियत में कोई कमी नहीं है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। एंड आज जो पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्मेंस दी है, स्लॉपी फील्डिंग भी हमने शुरू में देखी है, कैचेस भी छूटे हैं, उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इतना ही पोटेंशियल है, पाकिस्तान में क्या इतना ही स्किल है कि हम 150 160 की टीम बन के रह गए? दूसरी तरफ हम बाकी टीमों को देखते हैं तो उनका टारगेट 190 200 होता है। आप देखें इसी ग्राउंड के अंदर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, जहां पे पाकिस्तान खेल रहा था। पाकिस्तान चले अपना पहला मैच खेल रहा था, लेकिन इसी ग्राउंड के अंदर 180 उस मैच में बने थे जो कि डिफेंड किए गए थे, या जो भी उसका रिजल्ट आया था, ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गया था बहरहाल। लेकिन जब हमारी टीम वहां पे उतरती है तो हमारी टीम जो है वो वही जो हमारा है कि 150 160 के अंदर आउट हो जाते हैं। अगेन हमारी बैटिंग पे क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं कि हमारी जो बैटिंग है, हमेशा हम बॉलिंग की बात करते हैं। आज भी आप देखें, अभी इफ़ी भाई बात कर रहे थे कि शादाब पिट गए, नवाज जो थे उनको आखिर में विकेटें मिली, लेकिन ये जो बॉलर्स हैं इन्होंने तो 120 भी डिफेंड करके दिए हुए हैं, 140 भी डिफेंड करके दिए हुए हैं। आपके बैटर्स क्या कर रहे हैं? आप देखें, आज आदिल राशिद जब आए हैं बॉलिंग करने के लिए, उसने फुल टॉसेस भी दी, उसने वो जो थे हाफ ट्रैकर्स भी दिए, लेकिन ना बाबर आजम से उन पे वो कोई शॉट्स वो लगी, ना जो बाकी आने वाले थे बल्लेबाज उनसे कुछ वो लगे। सो इसका मतलब ये है कि आप में अब मेरे ख्याल से ना हमें नए ब्लड को लेके आने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसी तरह बड़े बड़े नामों के पीछे भागते रहेंगे तो यही रिजल्ट आएगा हमारे पीछे। मैं इंडिया की मिसाल यहाँ पे दूंगी। देखें, विराट कोहली चला गया, कोई उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि सबसे बड़ा क्राउड पुलर, मैं नहीं समझती कि उससे बड़ा कोई नाम होगा जो आपके लिए पैसा या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा होगा। शुभमन गिल को लेके आते हैं, वो शुभमन गिल से T20 में नहीं परफॉर्म हुआ, उन्होंने उस बंदे को साइड पर कर दिया, जाओ भाई ODI वर्ल्ड कप की तैयारी करो। सो आपको अपने क्रिकेट को आगे रखने के लिए ना लोगों को साइड पर करना पड़ता है, हमें ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब, अब अगर हम जैसे हमने शुरू में बात की थी, अब न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड एक बड़ी अच्छी टीम है, अब न्यूजीलैंड के जो अगले मैचेस हैं उसको किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेलना होगा? क्योंकि जाहिर से इंग्लैंड पहुंच चुकी है, अब 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। स्ट्रेटेजी अब न्यूजीलैंड की और साथ साथ श्रीलंका की भी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या होगी? देखें, अब तो हर टीम के लिए मैचेस जीतना है ताकि वो सेमीफाइनल में जाएं, लेकिन एक तरफ तो न्यूजीलैंड का माइंडसेट हमने अपनी टीम में देखा ना। जो माइक हैसन है वो 7-8 साल न्यूजीलैंड के हेड कोच रहे, और यहाँ जो वो सिलेक्शन कर रहे हैं 8-8 9-9 बैट्समैन खिला रहे हैं, 4-4 ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। जो आपका प्रीमियर स्पिनर है वो टीम में नहीं खेल रहा। जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है बाबर आजम, जिनका शायद अब इस फॉर्मेट में प्राइम गुजर गया, उनको वो बार बार मौका दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। जिस तरह फ़खर जमान 4 मैचों के बाद उन्होंने गलती तस्लीम की, फ़खर जमान को टीम में डाला, शाहीन शाह आफरीदी 2-3 मैच बाहर बैठने के बाद आज आप देखें वो मुख्तलिफ रूप में नजर आए। तो साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों नागुज़ीर है? बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों नागुज़ीर है? हमारे पास ख्वाजा नाफे बैठे हुए हैं। अगर आप पीछे पाकिस्तान शाहीन्स में चले जाएं या पाकिस्तान अंडर 19 में चले जाएं, वहाँ मास सदाकत है, या सुमैर अब्दुल समद जो आप उसको तैयार किया हेडर के तौर पे, हमने सुफियान मुकीम को हमने भेज दिया पाकिस्तान शाहीन्स में। की क्रिकेट आपने खत्म कर दी। जी हाँ, और मुझे तो उस दिन पाकिस्तान शाहीन्स के मैच में हसन नवाज को देख के अफसोस हुआ कि हसन नवाज
तो लग ही नहीं रहा कि ये वो हसन नवाज है जो इतने बड़े बड़े छक्के मारता था। मेरा ख्याल में ठीक है, पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली, अब हम सेमीफाइनल में जाने के लाले पड़ गए, लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद एक बार पीसीबी को, मोहसिन नकवी साहब को अपने थिंक टैंक के साथ बैठना पड़ेगा और उसके बाद जो गलत है, जो नहीं परफॉर्म कर रहा, उनको अब यहाँ पर खुदा देखिए भट्टी साहब, आप नहीं समझते कि मोहसिन नकवी साहब, अगर हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम उनको देखते हैं तो बड़े कामयाब नजर आते हैं, इस तरह वो अपने कार्ड्स इस तरह खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेटिंग अफेयर्स में क्या कबाहत है उनको? क्या आप, मैं और हम जैसे और लोग बात कर रहे हैं, चले हमारी नहीं सुन रहे, आप जैसे सीनियर्स की बात सुन लें कि उनको ये नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस क्या है, पाकिस्तान की टीम किस वजह से आ रही है, किस जगह सर्जरी की जरूरत है, बल्कि अब तो सर्जरी नहीं, अब तो मैं कहता हूँ पोस्टमार्टम की जरूरत है। तो कहाँ जरूरत है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े फैसले किए। एशिया कप में आज तक भारत जो है वो सर पीट रहा है, उनको ट्रॉफी नहीं मिल रही, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो वजारत के मामलात हैं ना, उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस वक्त। आपको पता है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, तो शायद इस वजह से वो 100% क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाले, वो बैठें और इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी करें, इनसे पूछें, सिलेक्शन कमेटी से भी पूछे ना। बाबर आजम को जब आपने एशिया कप तक ड्रॉप कर दिया था, फिर वो कौन सा खुफिया हाथ था जिसने कहा था कि भाई बाबर आजम को वापस लेके आ जाएं? न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने सुपर 8 का मैच खेलना था, उससे पहले माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, उन्होंने तो चार्जशीट दे दी थी बाबर आजम को। उन्होंने कह दिया कि इसके पावर प्ले में कभी 100 का स्ट्राइक रेट नहीं रहा। तो अगर किसी टीम का हेड कोच अपने प्रीमियर बैट्समैन को चार्जशीट कर दे, इसका मतलब है कि उसका क्रिकेट कैरियर तो अब नहीं बचा। सर, आप तो उसकी बात करें, आमिर मीर जो इनके डायरेक्टर मीडिया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम वनडे के प्लेयर, आपको याद होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब टीम अनाउंस हो रही है, आपके अपने लोग ये कह रहे हैं, आकिब जावेद जो आपके इस वक्त बिल्कुल जो है वो उर्दू में एक मुहावरा है नाक के बाल बने हुए, वो ये बात करते हैं कि जी हम तो बाबर का आउट ही नहीं करते थे। तो एन कौन सा खुफिया हाथ है जो बाबर आजम को बार बार टीम में लेकर आ जाता है? क्योंकि शादाब का तो खुफिया हाथ हमें पता है कि कुदरत का निजाम उनको ले आता है, लेकिन बाबर का कौन सा ऐसा खुफिया हाथ है? देखिए, जब मेरिट पे फैसले नहीं होते हैं ना, तो इसी तरह के खुफिया हाथ भी होते हैं और खुफिया फिर पता नहीं कोई इनविजिबल लोग भी होते हैं, इसी तरह से सुलेमानी टोपी भी होती है, क्योंकि आप मेरिट पे फैसले कर ही नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही थी कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन उनका जो काम है बेसिकली वो क्रिकेट को सही करना है ना। अब अगर क्रिकेट ही नहीं ठीक होगी तो इसका क्या फ़ायदा है? और अगर वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो फिर तो उनकी खुद भी जगह नहीं बनती है पीसीबी में, वो खुद कहाँ पे जाएंगे फिर? सो ऊपर से लेके नीचे तक काम ख़राब है। आप देखें कि अभी जो मशवरे करने वाले, उन्होंने सारे क्रिकेटर्स बुलाए थे, अगर आपको याद हो, जब वो आए थे फॉर्मर क्रिकेटर्स, उनको इतना बुलाया, चाय बिस्किट पिलाए, खर्चा किया, फैसले आप फिर वही कर रहे हैं। वही आपने आमिर मीर अपने साथ रखे हुए हैं, वही आप मतलब पंजाब की काबीना से लोग लेके आ रहे हैं पीसीबी के अंदर, तो वो क्या आपको बताएंगे? मशवरे तो वो करते हैं, मशवरे करने के लिए भट्टी साहब को भी उन्होंने बुलाया। तो सुनी भट्टी साहब की, सुनी उन्होंने बात ये है ना कि सुनी क्या, सुनी तो नहीं, अगर सुनी होती तो ये हालत नहीं होती पाकिस्तान की। मतलब आपने कराची से बुलाया, मशवरा दिया भट्टी साहब जैसे सीनियर जहादीदा लोगों ने, सुना क्या उन्होंने भट्टी साहब? सर यही तो बात है ना कि सुन नहीं रहे। वही एन मसला यही है कि वहाँ पर एक जो माफिया बैठा हुआ है ना पीसीबी हेडक्वार्टर में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो मोहसिन साहब को गलत गाइड कर रहा है। आप एक बार पाकिस्तान के जो 12-14 बड़े प्लेयर्स हैं जो बैठ के टेलीविज़न पर तबसरे कर रहे हैं, उनको बुलाकर बिठाएं और उनसे मशवरा करें कि हम अपनी क्रिकेट का क्या सिम रखें, किस तरह इस क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। अगर किसी के दामाद को टीम में बरकरार रखना है, अबरार को टीम से बाहर रखना है, बाबर आजम को बार बार इस फॉर्मेट में लेके आना है, फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इस कौम के पास, देखें ना, वैसे भी हम अगर न्यूज़ चैनल देखें तो हमें स्ट्रेस वाली खबरें मिलती हैं कि फ़लाँ जगह धमाका हो गया, इतने लोग शहीद हो गए, फ़लाँ जगह ये वाक़या हो गया, कहीं पर गैस का धमाका हो गया, 17 लोग हलाक हो गए। तो उसमें क्रिकेट जो है, क्रिकेट का जो खेल है, ये कौम को खुशियाँ देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जिस तरह पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया,
ये पाकिस्तान क्रिकेट का खासा नहीं है। इस क्रिकेट के साथ बिल्कुल तो हम वर्ल्ड क्रिकेट में छोटी टीमों को हरा सकते हैं। मेरे ख्याल में बड़ी टीमों के खिलाफ आइंदा भी हम स्ट्रगल करेंगे। बिल्कुल आइंदा भी स्ट्रगल करेंगे। और अब बात जो है वो दुआओं से निकल के ना वजीफों तक पहुंच चुकी है कि दूसरे चैनल से जो मुख्तलिफ चैनल हैं उनके रमजान ट्रांसमिशन में वजीफे पूछे जा रहे हैं। खुद हमारे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, जिनका यूट्यूब चैनल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रन हो रहा है, बड़ी कामयाबी के साथ उनका बूम बूम नकी चैनल है, उन्होंने मुफ्ती कवी साहब से पूछ लिया कि भाई बाबर आजम के लिए कोई वजीफा बताएं। तो अब बात दुआओं पे, वजीफों पे, तावीज़ पे, गंडों पे, पीरी मुरीदी पर आ गई है। जी, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा ना इसका कुछ। चाहे आप वजीफे कर लें, चाहे नमाजें पढ़ लें, अल्टीमेटली तो आपको खुद ही खेलना पड़ेगा। हाँ। और जब हम खुद खेलते हैं तो इस तरह खेलते हैं। आप इंडिया के खिलाफ वो देख लें हमारी क्या सूरत हाल थी। मतलब इंडिया जब साउथ अफ्रीका से खेला है तो साउथ अफ्रीका की टीम ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया इंडिया को। इससे पहले इंडिया ने अभी वो न्यूजीलैंड से हारा है। लेकिन जब पाकिस्तान से खेलता है तो पता नहीं कौन सी उनके अंदर ऐसी स्पिरिट आ जाती है और हमारी जो टीम है वो बिल्कुल ऐसी दबी दबी सी दिखाई देगी। सो मुझे ऐसे वो लगता है कि दिमाग से भी हारे हुए हैं और फिजिकली भी बिल्कुल जो है ना। अली, आप इतना ग्रास रूट क्रिकेट में काम करते हैं, आप बताएं जो हमने 11 उतारी हैं 6 मैचों में, एक मैच में तो बारिश हो गई, इससे बेहतर टीम बन सकती थी, इससे बेहतर रिजल्ट आ सकते थे। सर आप यकीन करेंगे इससे बेहतर टीम अगर जीटीवी अपनी क्रिकेट की टीम बनाएगा ना, मैं इससे बेहतर टीम बना के दे दूंगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि आप मेरिट पे टीम बना ही नहीं रहे। आप हमें जिस तरह बात कर रहे हैं, हम तीनों मिलकर बात कर रहे हैं, फिर बात करेंगे, हम दोस्ती यारी पे, रिश्तेदारियों के ऊपर टीम बना रहे हैं। कौन सा ऐसा जो मुल्क होगा जो फखर को बाहर बिठा के बाबर आजम को खिला रहा होगा। जीटीवी की जो टीम है वो हमारी नेशनल टीम को हरा देगी, बिल्कुल हरा देगी। ज्यादा अच्छा। मैं एक मिसाल दे देता हूं ना, देखिए नासिर हुसैन ने आज कहा कि मुझे हैरत है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबर आजम, वो फखर जमान को बाहर बिठाया। तो मतलब अब ये चेयरमैन साहब पूछे ना उन लोगों से, भाई ऐसा क्या आपने देखा बाबर आजम में कि फखर जमान को आप बाहर बिठा रहे हैं। कौन सा मुल्क में फखर जैसा प्लेयर इस टीम को देखते हुए बाहर बैठता है। और जो मैं कह रहा हूं कि टीम में से अच्छी बना दूंगा, तो उसका अमली सबूत मेरी ये टीम है कि आप देख लें कि हम अपना जो पैनल है वो कितना जबरदस्त पैनल बनाते हैं कि जो आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी देता है, अंदर की खबरें भी सारी दे रहा होता है। तो जो टीम मेरे हाथ में, वो आप देख रहे हैं कि कितनी जबरदस्त टीम जो है वो हम जीटीवी, चाहे पीएसएल के शोज हो, चाहे वर्ल्ड कप के शोज हो, चाहे हमारे रेगुलर शोज हो, कितने एक से बढ़कर एक हीरा जो हम अपने स्टूडियो में या अपने प्रोग्राम के अंदर मधु करते हैं और उस दिन के साथ उसकी रेलेवेंसी होती है। सर मुझे बिल्कुल ब्रेक वाइंड अप का कह दिया गया, लेकिन जो ख्वाजा जुनैद को कोच बनाया पाकिस्तान हॉकी का, पहले वो 12 खिलाड़ी खिला चुके हैं, अब फिर उनको बना दिया गया। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट अली उस राउंड अबाउट की तरह है जहां गाड़ी घूम रही है, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही। ये लोग कभी किसी शक्ल में आ जाते हैं, कभी किसी शक्ल में आ जाते हैं। क्रिकेट में तो चले हमारे पास टैलेंट बहुत है, हॉकी में जो अफसोसनाक चीज़ है कि हमारे पास ग्रास रूट पे बहुत कम प्लेयर हैं, पूल ऑफ प्लेयर। तो सर वो आ रहे हैं, ख्वाजा जुनैद को फिर लाने की कोई तुक बनती थी। तो देखें दुल्हन वही जो पीएम भाई, यहाँ पर बाबर आजम जो हैं वो बार बार टीम में आ रहे हैं, वहाँ 5-6 लोग हैं, उनके गिर्द पाकिस्तान की हॉकी घूम रही है। कभी बिल्कुल जी, पाकिस्तान की हॉकी का तो यह हाल हो गया, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी, घूम फिर के ख्वाजा साहब फिर आ जाते हैं। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। एनुज़र हमारे साथ मौजूद थी। इफ़ में आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।